नमस्ते। दुरीना की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता। आज अपन देखते हैं 11th मैथ्स के बारे में। जिन बच्चों ने 10th पास किए है उन बच्चों के लिए 3 ऑप्शन। जिन बच्चों ने 10th पास किए है उन बच्चों के लिए नेक्स्ट क्लास में 3 ऑप्शन है। या तो वो साइंस स्ट्रीम में जाए, या फिर आर्ट्स, या फिर कॉमर्स। बच्चों के पास 10th पास बच्चों के पास 3 ऑप्शन है, या तो साइंस, या फिर आर्ट, या फिर कॉमर्स। अपन बात करते हैं साइंस की। विज्ञान या फिर मैथ्स में रुचि रखने वाले बच्चे जो 11th क्लास में साइंस लेते हैं उनके लिए अपन चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी साइंस लेते हैं उनके पास फिर से 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो मेडिकल में जाए या फिर नॉन मेडिकल। मेडिकल यानी कि बायोलॉजी, और नॉन मेडिकल यानी कि मैथ्स। 10th पास बच्चों के लिए 11th क्लास में 3 ऑप्शन है, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। अपन बात करते हैं विज्ञान या फिर गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की, जो कि 11th क्लास में साइंस लेते हैं। साइंस के 2 भाग हैं, या तो वो नॉन मेडिकल यानी कि मैथ्स लेता है, या फिर मेडिकल यानी कि बायोलॉजी लेता है। ठीक है। साइंस वाले विद्यार्थी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? मैथ्स या फिर बायोलॉजी। ठीक है। अब इन दोनों में से मैं चर्चा करता हूं जो विद्यार्थी मैथ्स लेते हैं। साइंस में जो विद्यार्थी क्या करते हैं? मैथ्स लेते हैं। जो विद्यार्थी मैथ्स लेते हैं उनके 11th क्लास में एक बुक तो लगती है मैथ्स की, दूसरी बुक लगती है फिजिक्स की, तीसरी बुक लगती है केमिस्ट्री की, चौथी बुक लगती है हिंदी की, और 5वीं बुक लगती है इंग्लिश की। साइंस में जो विद्यार्थी मैथ्स लेते हैं उनके 5 बुक लगेगी 11th क्लास में। कौन सी? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों को अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और ये कंपलसरी यानी कि हिंदी और इंग्लिश है। और जो बच्चे बायो लेते हैं उन बच्चों के पास ये फिजिक्स सेम होगी, केमिस्ट्री सेम होगी, हिंदी सेम होगी और इंग्लिश सेम होगी। मैथ के स्थान पर बायोलॉजी की बुक आती है जूलॉजी या फिर बॉटनी। मैथ्स और बायो में अंतर कहाँ पर है? जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनके तो बुक लगती है मैथ्स वाले, और बायोलॉजी में मैथ्स के स्थान पर बायो की बुक लगती है जैसे जूलॉजी या फिर बॉटनी। अपन चर्चा करेंगे केवल मैथ्स वाले बच्चों की। तो मैथ्स वाले बच्चों के पास पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो अपन चर्चा करेंगे मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और वो भी सब्जेक्ट मैथ्स की। ठीक है। तो अपन बात करते हैं 11th क्लास में जो बच्चे साइंस लेते हैं और साइंस में भी क्या लेते हैं? मैथ्स। और मैथ्स में अपन चर्चा करें एक बुक की जिसका नाम क्या है? मैथ्स में 5 बुक लगेगी, उसमें एक बुक है जिसका नाम क्या है? मैथ। मैं बीएल जांगिड़ आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो अपन 11th क्लास की जो मैथ है उस मैथ के बारे में चर्चा करते हैं। आपके इस वर्ष जो सिलेबस लग रहा है वो लग रहा है एनसीईआरटी के अनुसार। और एनसीईआरटी के अनुसार जो आपकी 11th क्लास की मैथ्स है उसमें टोटल 16 यानी कि 16 चैप्टर। आपकी जो 11th क्लास की मैथ्स है किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार
उसमें कुल कितने चैप्टर हैं? 16, यानी कि कुल 16 चैप्टर है। मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका कौन सा? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत। चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर 3 है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 4 का नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 6 है रैखिक अस्मिकाएं। चैप्टर नंबर 7 है पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। चैप्टर नंबर 8 है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर नंबर 9 है अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी। चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखाएं। चैप्टर नंबर 11 है शंकु परिच्छेद। चैप्टर नंबर 12 है 3D यानी कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। और चैप्टर नंबर 13 है सीमा और अवकलज। 14 है गणितीय विवेचन, गणितीय विवेचन, ये एक रीजनिंग का चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। और चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? प्रायिकता। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो NCERT के अनुसार 11th क्लास में जो मैथ्स की बुक है उस बुक में टोटल कितने चैप्टर है? 16। टोटल कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर। ठीक है, तो अपन एक एक करके सभी 16 चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का नए पैटर्न के अनुसार जो चैप्टर नंबर 1 है वो अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समुच्चय, जिसका नाम है समुच्चय। तो 11th क्लास का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है? सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। या फिर आप चैप्टर का नाम डायरेक्ट लिख सकते हो सेट यानी कि समुच्चय, सेट यानी कि समुच्चय। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि समुच्चय सिद्धांत में या फिर चैप्टर सेट में यानी कि समुच्चय में आपको नाम दिखाई दे रहा है चैप्टर का, क्या? समुच्चय। तो सबसे पहले अपन सोचते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ समुच्चय, मतलब है सेट। सेट क्या होता है? पहला क्वेश्चन है सेट क्या होता है? सेट का अर्थ होता है कलेक्शन, सेट का अर्थ होता है क्या? कलेक्शन। और कौन सा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट का अर्थ होता है कलेक्शन मतलब संग्रह, और कौन सा कलेक्शन? वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित संग्रह। सेट क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह। तो संग्रह किसका करना है? संग्रह में संख्याएं हो सकती है, वस्तुएं हो सकती है, दिनों के नाम हो सकते हैं, महीनों के नाम हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि कुछ राशियों, संख्याओं या फिर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट यानी कि समुच्चय कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है समुच्चय किसे कहते हैं? आप बोलोगे कुछ राशियों, संख्याओं या फिर अवयवों या फिर वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लिखोगे क्या कि वस्तुओं, सभी संख्याओं राशियों के स्थान पर केवल एक ही नाम लिख सकते हो आप, क्या? वस्तुएं। या फिर अलग अलग लिख सकते हो कि कुछ संख्याओं, राशियों या फिर वस्तुओं। तो आप लिखोगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं।
समुच्चय कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप कैसे लिखोगे? लिखोगे कुछ राशियों, संख्याओं, अवयवों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, फिर समुच्चय के बारे में अपन एक दो पॉइंट लिखेंगे। समुच्चय के बारे में अपन एक दो पॉइंट लिखेंगे। वो पॉइंट लिख रहा हूं मैं पहले डायरेक्ट। क्या कि जो सेट होता है, जो सेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? राशियों या फिर संख्याओं या फिर वस्तु। ये जो राशियां, संख्याएं या फिर वस्तुएं होती है, इन्हें कहते हैं सेट के अवयव। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं या फिर पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं, क्या? समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट। क्या लिखोगे? जिन राशियों या संख्याओं से मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। आप क्या कर रहे हो? सेट की परिभाषा लिखिए, फिर सेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो। पॉइंट में आपका पहला पॉइंट है समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? जिनसे मिलकर सेट बना होता है उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं। इसी क्रम में मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं सेट में, किसी भी समुच्चय के अवयवों को, किसी भी समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट की बात हो रही है अभी, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, छोटे अक्षरों, छोटे अक्षर मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से लिखते या फिर व्यक्त करते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, अगर उनका आप नाम लिख रहे हो तो उसे डिनोट करते हो किससे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। ठीक है, अभी समझेंगे। एक बार मैं पॉइंट लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, किसी भी समुच्चय को, सेम लिखना है आपको, किसी भी समुच्चय को क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, डॉट 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 से व्यक्त करते, अभी समझेंगे भाई। एक बार पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई, मैंने दो पॉइंट लिखाए हैं, उनके अनुसार अपन समझते हैं। मैंने क्या लिखा था? सबसे पहले सेट लिखा था। सेट की परिभाषा क्या लिखी थी? कुछ संख्याओं, राशियों या फिर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। फिर 3 पॉइंट, जिनसे मिलकर सेट बना होता है उसे नाम देते हैं सेट के एलिमेंट, सेट के अवयव, समुच्चय के अवयव। फिर चर्चा की थी जो एलिमेंट अवयव होते हैं उन्हें छोटे अक्षरों से, और जो सेट होते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण लिख रहा हूं, सेट के लिए एक उदाहरण लिख रहा हूं। क्या कि कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह, पहला उदाहरण लिख रहा हूं, कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह का अर्थ क्या होता है? एक साथ रखना,
आपको क्या करना है, इस उदाहरण के अनुसार कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह, मानकर चलो कक्षा 10 है ये, कक्षा 10 में से आपको क्या करना है, 5 विद्यार्थियों का संग्रह करना है, 5 विद्यार्थियों का संग्रह करना है। और संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या होता है, सेट होता है। सेट कब होता है, जब वो संग्रह क्या हो, सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है वो अपन को चेक करना है, वो अपन को समझना है। जैसे इस उदाहरण में बोला है कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह, एक सेट नहीं है। कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। अब सुपरिभाषित कैसे नहीं है वो आपको समझना है। मैं लिख रहा हूं एक बार, कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है क्योंकि यह संग्रह वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित कैसे नहीं है भी, सुपरिभाषित जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, सुपरिभाषित शब्द का अर्थ ये होता है कि जो संग्रह करवाना है वो संग्रह पहले व्यक्ति से करवाएं तो भी वो आना चाहिए, दूसरे व्यक्ति से वही संग्रह करवा रहे हो तो भी सेम आना चाहिए, तीसरे व्यक्ति से संग्रह करवा रहे हो तो भी सेम आना चाहिए, 10वें विद्यार्थी से संग्रह के लिए बोल रहे हो तो भी वो कलेक्शन जो हो रहा है, संग्रह हो रहा है, वो हर केस में सेम होना चाहिए। अगर हर स्थिति में संग्रह कलेक्शन सेम आता है तो आप बोलते हो कि वो कलेक्शन संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। अगर व्यक्ति दर व्यक्ति जो संग्रह हो रहा है वो चेंज हो रहा है तो वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होता है। तो आपको देशी में याद रखना है कि जो सुपरिभाषित शब्द है उसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति दर व्यक्ति जो कलेक्शन आप कर रहे हो वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस उदाहरण में आपने बोला है कि कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह। अगर आप मुझे बोलते हो, जैसे मानकर चलो कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी है, अगर आप मुझे बोलते हो कि 5 विद्यार्थियों का संग्रह करो तो मैं किन्हीं स्पेशल 5 विद्यार्थियों को एक साथ रख दूंगा। दूसरे अध्यापक को आप बोल रहे हो कि कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह, तो वो हो सकता है कि लास्ट लाइन वाले 5 बच्चों को एक साथ रखे। किसी अन्य अध्यापक को आप बोल रहे हो कि कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह, तो वो हो सकता है किसी मिडिल लाइन वाले 5 विद्यार्थियों को एक साथ रखे। यानी कि प्रत्येक अध्यापक के संगत हो सकता है कि वो कलेक्शन 5 विद्यार्थी अलग प्राप्त हो। और हर केस में जब कलेक्शन संग्रह अलग अलग प्राप्त होता है तो ऐसा संग्रह सुपरिभाषित नहीं होता। अगर संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो आप बोलोगे ऐसा संग्रह सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। तो आपने बोला है कक्षा 10 के 5 विद्यार्थियों का संग्रह सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जो सुपरिभाषित संग्रह वो आपको समझ में आ गया। अर्थ क्या है कि व्यक्ति दर व्यक्ति जो कलेक्शन कर रहे हो वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब मैं सेट का उदाहरण लिख रहा हूं, इसी उदाहरण के अनुसार लिख रहा हूं नंबर 2 जैसे, उदाहरण नंबर 2 जैसे लिख रहा हूं। परंतु ये जो पहला उदाहरण है इसको मिलाकर चल रहा हूं, या फिर अलग मान लो, सेम लिख रहा हूं कक्षा 10 के जो रोल नंबर, कक्षा 10 के जो रोल नंबर यानी कि क्रमांक या फिर रोल नंबर, यानी कि क्रमांक बोल रहा हूं या फिर हाजिरी नंबर या फिर रोल नंबर लिख रहा हूं डायरेक्ट। कक्षा 10 के रोल नंबर के अनुसार प्रथम 5 विद्यार्थियों, रोल नंबर के अनुसार प्रथम 5 विद्यार्थियों का संग्रह। अब आप बताओगे प्रथम 5 विद्यार्थियों का संग्रह, आप बताओगे
क्या होगा? एक सेट होगा, एक समुच्चय है, क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि यह जो संग्रह है वो क्या है? सुपरिभाषित। देखो कक्षा 10 के रोल नंबर के अनुसार, अब जो किसी भी कक्षा है उसमें रोल नंबर फिक्स होते हैं, रोल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से रोल नंबर फिक्स होते हैं। आपको कलेक्शन करना है कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों का कलेक्शन करना है? 5 विद्यार्थियों का क्या करना है? संग्रह करना है। लेकिन इसमें एक लाइन और बोली है कि रोल नंबर के अनुसार प्रथम 5, रोल नंबर के अनुसार प्रथम 5 विद्यार्थियों का संग्रह। तो अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि कक्षा 10 में जिनके रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक है वो एक साइड में आ जाए। अगर मैं कलेक्शन कर रहा हूं तो इस लाइन के अनुसार डायरेक्ट बोलूंगा कि कक्षा 10 में 1 से लेकर 5 तक जितने भी विद्यार्थी है साइड में है। किसी अन्य अध्यापक को बोलोगे तो भी वो सेम बोलेगा कि कक्षा 10 में 1 से लेकर 5 तक जिनके रोल नंबर है वो साइड में है। तीसरा अध्यापक अगर बोलेगा तो भी वही सेम विद्यार्थी आएंगे, यानी कि व्यक्ति दर व्यक्ति जो इस केस में कलेक्शन हो रहा है वो कलेक्शन क्या है? सेम। और उस कलेक्शन में है क्या? प्रथम 5 विद्यार्थी, दूसरे में भी 5 विद्यार्थी, तीसरा बुलाता है तो भी सेम 5 विद्यार्थी। और व्यक्ति दर व्यक्ति अगर कलेक्शन चेंज नहीं होता है तो आप बोलते हो ऐसा कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह। और जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे नाम देते हैं क्या? सेट। तो आपने बोला है कक्षा 10 के रोल नंबर के अनुसार प्रथम 5 विद्यार्थियों का जो संग्रह है वो क्या है? एक समुच्चय है। वजह क्या है? क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये तो क्या है? नॉर्मल उदाहरण है। ये उदाहरण दिए किसके अनुसार? परिभाषा के अनुसार। ऐसे उदाहरण आपको नहीं पूछेगा। ये जो उदाहरण लिखे हैं ये तो लिखे हैं परिभाषा के अनुसार। परिभाषा थी सुपरिभाषित संग्रह, तो जो सुपरिभाषित शब्द है उसका अर्थ आपको समझाना था, तो वो अर्थ आप समझते हो इन्हीं उदाहरणों की सहायता से। और सेट थ्योरी में ऐसे उदाहरण नहीं आएंगे। ये उदाहरण मैंने आपको बताया जो शब्द था सुपरिभाषित उसको समझाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने क्या लिखा था? सेट, फिर पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट, जिनसे सेट मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं? एलिमेंट, अवयव। फिर पॉइंट था जो एलिमेंट होते हैं उसको छोटे अक्षरों से, और जो सेट होता है उसको लिखते हैं किससे? बड़े अक्षरों से। तो सेम लिख रहा हूं मैं, उदाहरण लिख रहा हूं, सेट के उदाहरण लिख रहा हूं। क्या? कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का आपको समुच्चय बनाना है। तो आप समुच्चय अगर बना रहे हो, तो आप समुच्चय का नाम लिख सकते हो। जो समुच्चय बना रहे हो उसका आप क्या करोगे? नाम लिख सकते हो। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जो सप्ताह के दिनों का समुच्चय है उसका नाम क्या है? कैपिटल है। जो सेट होता है उसका नाम लिखते हो कैपिटल लेटर से। मानकर चल रहा हूं नाम क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अब किसका समुच्चय बनाना है? सप्ताह के दिनों का, सप्ताह के दिनों का। तो सप्ताह के जो दिन है जिनका आपको सेट बनाना होता है उनको एक साथ रखकर बीच में कोमा लगाते हैं और कैद करते हैं, बंद करते हैं किसमें? मंझला कोष्ठक में। ये वाली लाइन अपन नीचे लिखेंगे। तो 7 दिनों का अगर आपको कलेक्शन करना है, संग्रह करना है, तो आप क्या करोगे? पहले आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आ गया। जिनका आपको सेट बनाना है, कलेक्शन करना है, उनको डायरेक्ट लिखते हैं, बीच में कोमा लगाते हैं और मंझला कोष्ठक में अगर आप लिख देते हो तो जो काम करते हो ये काम क्या है? समुच्चय बनाना। तो ये आपने समुच्चय बनाया है। किसका समुच्चय बनाया है? 7 दिनों का समुच्चय। एक साथ लिखना, संग्रह करना ही क्या होता है? समुच्चय। तो ये 7 दिनों का क्या है? समुच्चय। ये जो आपने संग्रह किया है ये सुपरिभाषित है। अगर आप मुझे 7 दिनों का कलेक्शन करने का बोलोगे तो भी ये आएगा, दूसरे अध्यापक को बोलोगे तो भी 7 दिनों के नाम सेम आएंगे, तीसरे को बोलोगे तो भी सेम नाम आएंगे। तो आप बोलोगे ये संग्रह सुपरिभाषित है, तो ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं उदाहरण लिख रहा हूं।
नेक्स्ट मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे सेट लिखना है आपको तो आप ए यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये भी क्या एक सेट है। किसका सेट है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 4 5 यानी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को बीच में कोमा लगाकर एक साथ लिखा है, प्लस आपने क्या किया है मंझला कोष्ठक में लिखा है, तो ये प्रोसेस होती है किसकी? सेट निर्माण की। तो ये आपने लिखा है क्या? समुच्चय, समुच्चय बनाया है। किसका समुच्चय? ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो अपन नोट में 1-2 पॉइंट और लिख रहे हैं, नोट में 1-2 पॉइंट और लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, किसी भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय के अवयवों को, अवयवों के मध्य कोमा, कोमा यानी कि ये वाला जो सिंबल है, कोमा लगाकर उन्हें मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक आप जानते हो, ये वाला जो कोष्ठक है इसका नाम क्या होता है? मंझला कोष्ठक में लिखते। सेट बनाना है, एलिमेंट के बीच में कोमा, बाहर क्या करते हो? मंझला कोष्ठक लगाते हो, वो क्या होता है? सेट बनाना। नोट में मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी जो समुच्चय, कोई भी जो समुच्चय है जिसका आप निर्माण कर रहे हो, उसमें अगर एलिमेंट आगे पीछे है तो समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख रहा हूं, समुच्चय के, समुच्चय के अवयव क्रम विनिमय नियम, या फिर समुच्चय के अवयवों में क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या लिख दिया? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट में आपने पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि कोई भी एक सेट दिया है, उसमें जो एलिमेंट अवयव है उनका अगर आप क्रम परिवर्तन करते हो, पहले के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर पहला, पहले के स्थान पर 10वां, 10वें के स्थान पर पहला, अगर आप क्रम परिवर्तन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में जैसे लिख रहे हो, सेट है तो मंझला कोष्ठक, अंदर क्या आएंगे? एलिमेंट मानकर चल रहा हूं, एलिमेंट 1 2 और क्या है? 3 है, ये कोई एक सेट है। अब आप क्या कर रहे हो? इस सेट में जो एलिमेंट है उनका क्रम परिवर्तन, जैसे आपने लिख दिया 2 1 3, 2 1 3। अगर सेट में एलिमेंट का क्रम परिवर्तन करते हो तो मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम भी क्या होगा? ए होगा। ये दोनों क्या है? एक ही सेट है, तो बीच में चिन्ह लगा दिया मैंने बराबर का। या फिर यहाँ पर लिख सकते हो क्या? 3 1 2, 3 1 2। अगर सेट के एलिमेंट है उनमें क्रम परिवर्तन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट में मैं पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं, कोई भी समुच्चय, उसमें अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो समुच्चय में उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। क्या बोला है? समुच्चय में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। समुच्चय में, समुच्चय में अवयवों, समुच्चय में अवयवों को पुनरावर्त नहीं करते, नहीं करते, केवल एक ही बार लिखते, केवल एक ही बार लिखते। क्या बोला? कोई भी सेट है उसमें अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करते, केवल एक ही बार लिखते। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिख रहा हूं, जैसे एप्पल, एप्पल शब्द के अक्षरों का सेट, समुच्चय बनाना।
एप्पल शब्द दिया है, इसके जो अक्षर है उनका आपको क्या करना है, सेट बनाना है। अगर आपको सेट बनाना है तो सेट में आप क्या करते हो, जो एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं किसमें, मंजिला कोष्ठक में, और एलिमेंट के बीच में आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो। इस पॉइंट में लिखा है कि जो एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक ही बार लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, एप्पल में कौन कौन सी एलिमेंट है, ए है, तो आपको क्या करना है, ए लिखना है। तो यहाँ पर ए लिख दिया जैसे, फिर क्या है, पी है, फिर क्या है, पी है, लेकिन पी कितनी बार है, 2 बार, और जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर पी को केवल एक ही बार लिखोगे, पी 2 बार है तो उसको केवल एक ही बार रिपीट नहीं करते। फिर क्या लिखा है, एल लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एल लिखोगे। लास्ट में क्या है, ई है, तो लास्ट में लिखोगे आप क्या, ई। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बोला है कि सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो एप्पल शब्द के जो एलिमेंट है, अक्षर है, उनका आपको सेट बनाना है। तो सेट क्या आएगा, APLE। जैसे एक उदाहरण और, मैथमेटिक्स शब्द, इसके शब्द के अक्षरों का सेट, अक्षरों का आपको क्या करना है, सेट बनाना है। तो सेट कैसे बनेगा, सेट कैसे बनेगा, क्या करते हैं, मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं, जो एलिमेंट है उसको केवल एक ही बार। सबसे पहले क्या है, एम है, तो एम को मैंने लिख दिया। एम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 2 बार नहीं लिखना, केवल एक ही बार लिखना है। तो दोनों एम के स्थान पर केवल एम लिख दिया। फिर क्या है, ए 2 बार है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बार लिखोगे। फिर क्या है, टी है, यहाँ पर भी क्या है, टी है, तो यहाँ पर लिख दिया टी। फिर एच, तो आपने लिख दिया एच। फिर है ई, तो यहाँ पर आपने लिख दिया ई। फिर है आई, तो यहाँ पर लिखोगे आई। फिर सी और एस, तो सी और एस। मानकर चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, मानकर चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया। जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहे हैं अपन, 11th क्लास में जो मैथ्स है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। इस बार जो आपका पेपर पैटर्न है वो NCERT बोर्ड के अनुसार लगेगा। NCERT जो बोर्ड है, पैटर्न है, वो लगेगा। उसमें मैथ्स में कुल कितने चैप्टर है, 16 चैप्टर है, ठीक है। 16 चैप्टर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या था, सेट थ्योरी या सेट यानी कि समुच्चय। क्या बोला था, वस्तुओं, संख्याओं, राशियों या फिर अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, सेट होता है। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति दर व्यक्ति जो कलेक्शन हो रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के संगत जो कलेक्शन संग्रह है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम कलेक्शन है तो उस कलेक्शन का नाम क्या होता है, समुच्चय होता है। फिर बात समुच्चय की, समुच्चय का अगर नाम लिखना चाहते हो तो उससे लिखते हो कैपिटल लेटर से, और समुच्चय के एलिमेंट का नाम लिखना चाहते हो उसे लिखते हैं स्मॉल लेटर से। फिर एक नोट लिखा था, नोट में आपने एक पॉइंट लिखा था कि अगर समुच्चय में एलिमेंट रिपीट होते हैं तो अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो उसके स्थान पर केवल एक ही एलिमेंट लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। एलिमेंट में क्रम परिवर्तन अगर आप करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेट को बनाते कैसे हो, जो एलिमेंट है उनके बीच में कोमा लगाते हो और बाहर क्या करते हो, मंजिला कोष्ठक लगाते हो, मंजिला कोष्ठक लगाते हो, ठीक है। ये अपन ने सेट में पढ़ा था, ये अपन ने अभी सेट थ्योरी चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख रहा हूं नोट में, अगर कोई एक समुच्चय जिसका नाम है ए, समुच्चय जिसका नाम है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 मानकर चल रहा, क्या बोलोगे कि ये जो 1 एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर है, 1 जो एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर है। इस सेट का नाम क्या है, कैपिटल ए। 1 सेट ए के अंदर है, इसे किस प्रकार से लिखोगे, जो 1 है वो सेट कैपिटल ए इसके अंदर है, इसका नाम क्या है, कैपिटल ए। अगर एलिमेंट 1 सेट ए के अंदर है तो इसे किस प्रकार से लिखोगे, इससे लिखते हैं कि 1, ये वाला जो सिंबल है इसे लिखते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग करता है।
जो 1 है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, सेट ए के अंदर। इसी प्रकार जो 2 भी है वो भी बिलोंग करता है ए के अंदर, 3 भी बिलोंग करता है ए में, और 4 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। अगर कोई एलिमेंट किसी समुच्चय के अंदर है तो उन दोनों के एलिमेंट फिर एक सिंबल लगाते हैं, कौन सा सिंबल, बिलोंग्स टू, ये वाला, फिर आगे लिखते हैं सेट। परंतु ये जो सेट है इसके अंदर 5 है क्या, नहीं है, 5 सेट ए के अंदर नहीं है। तो इसे किस प्रकार से लिखोगे कि 5, ये तो सिंबल था बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ है कि 5 ए के अंदर है, नहीं है तो इसको काट दो, नहीं है तो इसको काट दो। 1 2 3 4 तो सेट ए के अंदर है तो लिखोगे बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू, लिख दिया। अगर 5 ए के अंदर नहीं है तो लिखोगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक 11th क्लास के बारे में। फिर 11th में मैथ्स के टॉपिक बताइए आपको, फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, केवल सेट थ्योरी की परिभाषा लिखे। नेक्स्ट क्लास में अपन नई हेडिंग लिखेंगे कि कोई भी सेट होता है उसे व्यक्त करने की विधियाँ, कोई भी सेट है उसको व्यक्त करने की विधियाँ। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कितनी विधियाँ होंगी, 2 विधियाँ होंगी, पहले रोस्टर और सेकंड होगी सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों विधियों में समुच्चयों को किस प्रकार से लिखते हैं पढ़ेंगे, फिर सेट के प्रकार देखेंगे, सेट के प्रकार देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।